हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में बच्चों आपका बहुत 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 स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। हम लोग अब लास्ट मोमेंट पर फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड रिवीजन के किए गए हैं। हम लोग आज जो देखेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन करेंगे। बेसिकली पूरे अल्टरनेटिंग करंट के रिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में न केवल थ्योरी होंगे, कंसेप्ट्स होंगी, बल्कि प्रॉब्लम्स भी होंगे। हर एक पार्ट में 9 से 10 प्रॉब्लम भी होंगे और सारे कंसेप्ट्स हैं। आप समझ सकते हो 9 से 10 कंसेप्ट्स हैं हर एक पार्ट में। आप एक बार इसको देख सकते हो कितने सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला जो प्रॉब्लम है जिसके थ्रू हम लोग कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे वो बेसिकली आपको एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, फॉर्म फैक्टर्स है। तो ये सब कैसे निकालते हैं उसको हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आरएमएस वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ दिया गया है उसका क्या होगा, मीन्स कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें जो कंसेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे वो होगा मेरा कि एवरेज वैल्यू किसी एक अल्टरनेटिंग में फुल साइकिल में क्या होता है। यदि हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे तब एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। बेसिकली अल्टरनेटिंग जो फंक्शन है या अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता क्या है। जब वोल्टेज या करंट अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिवर्स करता है, अपोजिट करता है, पॉजिटिव और निगेटिव में वो स्विंग करता है और ये पीरियोडिकली होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होगा, तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। यदि करंट होगा तो अल्टरनेटिंग करंट होगा और वोल्टेज होगा तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यदि इसको लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो I = I0 sin ओमेगा टी या I0 cos ओमेगा टी। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि साइन और कॉस में साइनसोइडल फंक्शन में ही होगा, आपको ट्रायंगल फॉर्म में भी हो सकता है ऐसे ऐसे करके। लेकिन उसका ना आपको डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? अब जितने टाइम के बाद वो होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं और ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक रिलेशन होता है ओमेगा t = 2π, दैट इज t = 2π/ओमेगा। क्लियर है? यदि लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है न्यू। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 2π न्यू। आपको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर्स ऑफ साइकिल्स डन इन 1 सेकेंड। क्लियर है? यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है I0 और ये t टाइम के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद अपने साइकिल को रिपीट कर रहा है। यदि अल्टरनेटिंग करंट की जगह यदि डायरेक्ट करंट होता है तो वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता। अब किसी अल्टरनेटिंग वैल्यू का हम लोग मीन या एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। मीन आप जानते हो, सपोज करो कि आपको 5 सामान दिया गया है, उसको मीन निकालना हो। सपोज करो 5 वेट दिया गया हो, 5 लड़कों का वजन दिया गया हो और मीन निकालना हो तो पांचों के वजन को जोड़ देते हो और 5 से डिवाइड कर देते हो। मीन्स की क्वांटिटी को जोड़ते हो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हो। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। जो करंट आई है वो एक टाइम पीरियड में एक हम लोग साइकिल में यदि निकालना चाह रहे हैं तो एक साइकिल में जितना ये इसका टोटल एरिया आया, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया। ठीक है, मीन्स कि इसको बेसिकली हम लोग पूरे टाइम पीरियड में 0 से t में इंट्रीगेट कर दिया। I dt किया ऊपर में और नीचे में टाइम को आप यदि इंट्रीगेट करोगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो टोटल टाइम तो आपको t हो गया 1 टाइम पीरियड और इसको आप इंट्रीगेट करोगे I0 sin ओमेगा t का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही आपको निगेटिव है। एरिया ऊपर में जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे भी आप जानते हो कि साइन थीटा का एवरेज हो, कॉस थीटा का एवरेज हो, साइन एन थीटा का एवरेज हो, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो जो आप लेते हो एवरेज, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्लियर है?
सो एक फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 हो गया, इसका कोई रिलेवेंस नहीं रह गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। हाफ साइकिल में इसका वैल्यू के लिए ऐसे ही आप टाइम पीरियड को हाफ कर दोगे। सो t/2 ले लिए और i dt कर दिए, मीन्स कि ये जो आपको साइकिल है तो केवल एक यही साइकिल को कंसीडर किए, ठीक है। ये पूरे एरिया को यदि आप कंसीडर करोगे तो ये एरिया को कंसीडर किया गया और इस टाइम को t/2 से डिवाइड किया गया। सो यही आपको एरिया है, टाइम है। तो इसका जो वैल्यू आता है निकल के वो आता है 2I0/π, दैट इज 0.637 I0। क्लियर है। अब यदि क्वार्टर साइकिल के बारे में बात करें तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। सो उसको आप चाहोगे तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो, वैल्यू सेम आएगा, 2I0/π ही आएगा। ऐसे क्यों आएगा, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वार्टर साइकिल मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। सो यहाँ से यहाँ तक में उतना ही एरिया आएगा जो यहाँ से यहाँ तक में आएगा, और टाइम भी हाफ हो रहा है। सो बेसिकली एक जो हाफ साइकिल का एरिया हाफ हो रहा है और टाइम भी हाफ हो रहा है, तो क्वार्टर साइकिल में एवरेज वैल्यू सेम आ जाएगा। मैं एक बार निकाल करके भी दिखा देता हूँ, 0 to t/4 I dt डिवाइडेड बाई t/4, और ये i का वैल्यू क्या है, I0 sin ओमेगा t। सो I0 बाहर आ गया, और sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t। सो माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, और टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू है 0 to t/4, और ये हो गया आपको t/4। सो क्लियरली इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपको ओमेगा टी का वैल्यू, आप ये ओमेगा, सो ये लिखो I0 और माइनस कॉस ओमेगा t/4 माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 बाई ओमेगा t/4। अब आप देखो कि ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, 2π है। सो ये ऊपर में हो जाएगा cos 2π/4, डेट इज cos π/2, डेट इज sin 0। इसका वैल्यू आपको 0 हो गया, जहां दिक्कत वो पूछ लेना, ठीक है। सो I0 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, डिवाइडेड बाई ओमेगा टी का वैल्यू 2π हो गया, डेट इज π/2 हो गया, और यहाँ से आ गया 2I0/π, सेम चीज़ आ गया। क्लियर है। सो एवरेज जो होता है ना उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग को दूसरा कंसेप्ट सीखना होता है, वो होता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। सो अब इसको समझो कैसे, याद कैसे रखोगे, आप बैक साइड से जाओ, पीछे से जाओ। पहला क्या करना है, स्क्वायर है। सो पहले आपको टर्म्स को स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, तब उसका रूट लेना है। क्लियर है। सो यदि मान लेते हैं कि 5 आदमी का वजन दिया जाए आपको, ठीक है, W1 W2 ऐसे करके W5 तक, तो आपको रूट मीन स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर पहले इसका स्क्वायर कर लेना। सो W1 स्क्वायर करते करते W5 स्क्वायर कर लो, फिर इसका मीन ले लेना। सो मीन लेने के लिए क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे और फिर रूट ले लेना। सो यही आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। सो आपको यही चीज़ सारी बातें लिखी गई है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज और करंट इन वन कंप्लीट साइकिल। इसको वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। हमारे घर में तुम हमेशा सुनोगे कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई होता है, तो क्या 220 वोल्ट का एवरेज होता है, नहीं। हमेशा ये ध्यान रखना 220 वोल्ट या जो भी करंट आपको दिया जाए ना अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट में, वो बेसिकली आरएमएस वैल्यू होता है। सो आरएमएस वैल्यू हो गया, तो पीक वैल्यू क्या हुआ, हमेशा ध्यान देना कि पीक वैल्यू जो होता है वी पीक, वो होता है वी आर एम एस इंटू स्क्वायर रूट 2। आपको यदि वैल्यू बोला जाए v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आपको क्या होता है, पीक वैल्यू। ये तो आपको मालूम है, जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू 1 होगा तो v इज इक्वल टू V0 हो जाएगा, पीक आ जाएगा। सो आपको इसका वी आर एम एस मैं निकालने के लिए बोलूँ तो V0 बाई स्क्वायर रूट 2 करना। अब आर एम एस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बोला था कि एवरेज वैल्यू का आपको अल्टरनेटिंग करंट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सो आर एम एस वैल्यू किसी एसी का वही वैल्यू होगा जो कि यदि एक रेसिस्टर से वो डीसी करंट उतना पास किया जाता तो उतने टाइम में, सेम टाइम में वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। मीन्स कि कोई एक रेसिस्टेंस ले लो, उससे यदि आप वी आर एम एस का अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कराओ, सॉरी आई आर एम एस का अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करवाओ, और आई आर एम एस के वैल्यू जितना आप आई डी सी करंट प्रोड्यूस कराओगे तो सेम आपको हीट प्रोड्यूस करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब निकालते कैसे, ये सब हम लोग देख चुके हैं करने का तरीका, ठीक है।
सो यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करो, फुल साइकिल में 0 to t में आई स्क्वायर डी टी कर दोगे, और फिर आप जो नीचे का आपको टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो फुल साइकिल के लिए इसका वैल्यू हो जाता है I0/√2। ये कैसे आया, देखो साइन स्क्वायर थीटा का ना एवरेज वैल्यू होता है 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू होता है 1/2। सो आप देखोगे तो 0 to, ये आपको पूरा फुल साइकिल में, किसमें, फुल साइकिल में। सो 0 to t आई स्क्वायर डी टी हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और इसके बाद फिर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। सो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपको आ जाएगा I0/2। क्लियर है। सो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो हो जाएगा I0/√2 दैट इज 0.707 I0। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है RMS वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, कुछ भी डाउट होने से, कुछ भी होने से आप मुझसे पूछिएगा कमेंट करके, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आपको RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू को हम लोग यदि ड्यूरिंग हाफ साइकिल में फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, बिकॉज फुल साइकिल में तो एवरेज वैल्यू का वैल्यू 0 हो जाता है। सो हाफ साइकिल हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेंगे और उसमें RMS बाई एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। पीक टू पीक वैल्यू कितना होता है, आप जानते हो कि टॉप में हाईएस्ट हो गया V0, नीचे में हो गया -V0, तो पीक टू पीक हो गया 2V0, और इसको RMS में यदि चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 RMS, बिकॉज RMS में चेंज करने के लिए इसको √2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो अलग अलग टाइप के ग्राफ के लिए कभी कोई पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो साइनोसॉइडल के लिए तो हम लोगों ने निकाल लिया कि RMS वैल्यू के क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है हाफ साइकिल के लिए, और फॉर्म फैक्टर क्या हुआ। यदि रेक्टिफाइड लेंगे ना, रेक्टिफाइड के लिए आप देखो हाफ साइकिल में यही केवल साइकिल हो गया हाफ, तो RMS वैल्यू इसमें I0/2 होता है, एवरेज वैल्यू कितना होगा आपको I0/π होता है, बिकॉज ये टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन वैल्यू आपको क्या मिला, एक ही मिला, ठीक है। सो रेक्टिफाइड है ये कर्व। आपको कोई भी ऐसे डाउट होने से जो रेक्टिफाइड का वीडियो है उसमें वैल्यू निकाला गया है। फॉर्म फैक्टर ऐसे ही निकल जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में ये आपको एवरेज वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक है, और जो RMS वैल्यू इसके आपके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। और ऐसे आप फॉर्म फैक्टर सेम रहेगा। सो कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि फुल वेव रेक्टिफाइड और जो साइनोसॉइडल है इनका फॉर्म फैक्टर सेम होता है या डिफरेंट। क्लियर है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और जो फॉर्म फैक्टर सब सेम होता है। सो आप ये समझ गए। हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। अब आपको ये लगेगा, ठीक है, आप सोचोगे कि इसको मैं तुरंत बना लूँ। सो देखते हैं प्रॉब्लम। सो ये रहा आपको प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपको इसका RMS वैल्यू निकालना है। सो आप क्या करोगे, देखो ये देखो, आप लिखोगे 0 to t, पूरा टाइम लोगे, और v² dt बाई टाइम t। क्लियर है। सो 0 to t को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, बिकॉज ये कर्व ये अलग अलग शेप का है ना। सो 0 to t/2 v² dt प्लस t/2 से t v² dt। देखो जब अलग अलग शेप का रहता है तो जितने शेप में है आप उसी हिसाब से उसको पार्ट में ब्रेक करते हो। डिवाइड बाई t हो गया। अब ये देखो इस पार्ट में सेकेंड हाफ में t/2 से t के बीच में इसका वैल्यू 0 है, तो ये तो हट जाएगा। तो ये हो गया 0 to t/2 v² का वैल्यू कितना हो जाएगा, v0 का होल स्क्वायर और dt/t। v0 का वैल्यू कितना है, अच्छा दिया नहीं गया वैल्यू। सो v0² बाहर निकाल दो, t/2 डिवाइडेड बाई t, और ये हो गया आपको v0²/2 दैट इज ये हो गया RMS वैल्यू का होल स्क्वायर। ये आप बोलोगे VRMS का होल स्क्वायर। अब VRMS निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। सो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, v0/√2। सो आंसर C हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में आसानी से समझ गए होगे आप RMS वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं से भी पूछ सकता है।
हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 2। जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी रेसिस्टेंस पे अप्लाई किया जाए तो क्या होगा। तो देखो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। यहाँ एक R ओम का एक रेसिस्टेंस है और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V0 साइन ओमेगा t अप्लाई किया गया। तो जो करेंट होगा ना उसका वैल्यू होगा वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। सो करेंट होगा वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस और V का वैल्यू है V0 साइन ओमेगा t। सो क्लियरली ये V0 बाई R हो गया, ये मैक्सिमम करेंट हो गया। सो करेंट भी साइनोसोडल फंक्शन में है, वोल्टेज भी साइनोसोडल फंक्शन में, करंट भी साइनोसोडल फंक्शन में, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कुछ नहीं है। फेज डिफरेंस मतलब कि इसके ओमेगा टी के बाद कुछ फाई एंगल नहीं लगा हुआ है, मतलब मीन्स कि यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या आया 0। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। अब सेम फेज बोलने का मतलब क्या होता है? सेम फेज बोलने का मतलब ये हुआ कि जब जब वोल्टेज टॉप पे जाएगा, हाई पे जाएगा, मैक्सिमम होगा, तब तक करंट भी हाई पे जाएगा। जब जब वोल्टेज 0 होगा तब तक करंट भी 0 होगा। मतलब वोल्टेज और करंट एक दूसरे के एकदम साथ में चल रहा है, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है, एकदम दोनों साथ साथ हैं, हम साथ साथ है वाला कंसेप्ट है। सो जब हम साथ साथ है वाला कंसेप्ट होता है तो उसको बोलते हैं इन फेज, ठीक है। सो ऑल बोथ V एंड I रीच ए 0 मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। रेसिस्टेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। इसी को फेजर नोटेशन में कैसे कहते हैं वो देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस फिगर से देख करके समझ गए होगे आप। देखो यहाँ पर यदि एट ए टाइम t1 पे ये वोल्टेज ओमेगा t1 होगा तो करेंट भी ओमेगा t1 होगा। मीन्स कि वोल्टेज का वैल्यू होगा Vm साइन ओमेगा t1, तो करेंट का वैल्यू भी होगा Im साइन ओमेगा t1, जहाँ Im का वैल्यू होगा मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। सो बेसिकली ये आपको फेजर डायग्राम है जो बताता है कि वोल्टेज और करेंट के बीच का क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर देख रहे हो वोल्टेज जब जिस डायरेक्शन में है, जितना एंगल बना रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से, उतना ही आपको एंगल करंट भी बना रहा है। मीन्स कि दोनों सेम फेज में, सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टेंस, इसमें आपको फेजर के और अच्छे से कंसेप्ट पता चलेंगे। सो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ रिएक्टेंस जान लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। सो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस होता क्या है? देखो जो सर्किट है जो टोटल अपोजिशन ऑफर करता है, जितना वो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, मीन्स कि टोटल अपोजिशन की बात कर रहे हैं, केवल हम रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रेसिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हर तरह का अपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसका यूनिट ओम होता है। और ये अपोजिशन जो इंडक्टेंस या इंडक्टर और कैपेसिटर आपको देता है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। जो आपको रेसिस्टर देता है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, और जो इंडक्टर या कैपेसिटर देता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। और इन दोनों को जब जोड़ देते हो ना तो पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इम्पीडेंस। क्लियर है? सो अब इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। याद रखना ये एक्सेल का वैल्यू आपको फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये ओमेगा एल होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ेगा, चेंज होगा, ये लीनियरली आपको ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी आपको क्या होता जाएगा, आपको ओमेगा एल होता जाएगा। ठीक है, ओमेगा बढ़ रहा है तो ये एक्सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। क्लियर है? जहाँ पर स्लोप का वैल्यू जो होगा, ये एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप टैन थीटा के बारे में बात करोगे तो ये होगा एक्सेल बाई ओमेगा, डेट इज एल। क्लियर है? मीन्स कि एट एनी ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 1 पे जो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा 1 एल। अब यदि फ्रीक्वेंसी को आप यदि जो लीनियर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करोगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से दिखाऊं तो हो जाएगा 2 पाई न्यू एल। वैसे ही और डीसी सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी सर्किट के लिए 0 होता है। वैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात करें तो जो कैपेसिटर जो ऑफर करता है अपोजिशन, उसका वैल्यू होता है XC, दैट इज 1 बाई ओमेगा सी। वहाँ पर ओमेगा एल था, यहाँ हो गया 1 बाई ओमेगा सी। सो आप यदि ऐसे बात करोगे ओमेगा के टर्म में तो इसका कर्व कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है,
मीन्स कि ओमेगा का वैल्यू जब जीरो के करीब में जाएगा तो बहुत हाई हो जाएगा, और जैसे दूर जाते जाओगे कम, जैसे ओमेगा का वैल्यू बड़ा होगा ये आपको कमता जाएगा। सो क्लियरली आप समझ गए, फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो होगा और एक्ससी का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, मीन्स कि कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब एडमिटेंस और ससेप्टेंस क्या होता है? सो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस को एडमिटेंस बोलते हैं, वैसे रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस को ससेप्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? इसको S इज इक्वल टू 1/x। क्लियर है? सो आप इसका समझ गए, जस्ट अपोजिट है। सो इंडक्टिव और कैपेसिटिव, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो अब हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटिव वोल्टेज को इंडक्टर पर अप्लाई किए तो क्या होगा। हम लोग एक प्रॉब्लम भी इसके बाद में देखेंगे। सो यहाँ पर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी था, एक L इंडक्टर था, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, मीन्स कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होगा वो XL होगा, डेट इज ओमेगा L होगा। तो इससे जो करंट जो फ्लो करेगा, आप यदि अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट जो फ्लो करेगा उसमें दो अंतर आएगा। एक तो जो इसका जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू करंट का निकालने के लिए आप इसको एक्सेल से डिवाइड कर दोगे, जो इसका रिएक्टेंस वैल्यू है उससे डिवाइड कर दोगे, और इसमें एक आप फेज इंट्रोड्यूस करोगे -π/2 का। मीन्स कि यदि ओमेगा टी है तो उसमें एक -π/2 जोड़ दोगे तो यही आपको निकल के आ जाएगा करंट का वैल्यू। इसको आप ध्यान रख लो, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। सो -π/2 कहने का मतलब हो गया कि जो करंट है ना वो लैग कर रहा है वोल्टेज से। माइनस का मतलब हो गया पीछे है, ठीक है, लैग कर रहा है। सो करंट लैग द वोल्टेज बाई π/2 और 1/4 ऑफ साइकिल। आपको मालूम है कि जो π/2 होता है वो 1/4 ऑफ साइकिल के इक्वल होता है। सो इसका मतलब क्या हो कि वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 एंगल से लीड कर रहा है, π/2 से लीड कर रहा है। उसको इस फिगर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपको वोल्टेज है और ये करंट का फेजर है, इनके बीच का एंगल कितना है π/2। और आपको यदि इस डायरेक्शन को मानोगे तो वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, ठीक है। सो टाइम t1 पर वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा t1, और इससे कम है, इससे π/2 एंगल पीछे है, कौन सा, करंट का है, ठीक है। सो आप देखो कि करंट का उसी हिसाब से इससे π/2 एंगल पीछे है। अब ये कर्व क्या होता है? सो आप देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आप ये बेसिकली क्या है, ये आपको वोल्टेज का कर्व है Vm साइन ओमेगा टी। जब π/2 एंगल लैग करेगा ना तो आपको कर्व को आगे शिफ्ट करना है, कर्व को पीछे नहीं शिफ्ट करना है। यदि लैग करेगा तो कर्व को आगे शिफ्ट करना है और लीड करेगा तो कर्व को पीछे शिफ्ट करना है। सो करंट I क्या कर रहा है, लैग्स, ठीक है। सो कर्व शिफ्ट्स आगे, ठीक है, आपको कर्व आगे शिफ्ट कर दिया। देखो मैं π/2 एंगल से इसी कर्व को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये किसका कर्व बन गया, करंट का कर्व बन गया। क्लियर है, समझ गया। अब इसका मेरे ख्याल में टाइम डिफरेंस t/4 हो गया। अब ये देखो कभी कभी ऐसे फिगर दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। देखो यहाँ पर देखो वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा है करंट से, तो क्या होगा, ये आप बोल दोगे कि आपको L सर, और एकदम 90 डिग्री से कर रहा है, मीन्स कि क्या है, इंडक्टर, ठीक है, केवल एक इंडक्टर लगा होगा अल्टरनेटिंग में। ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको देखना है, बस आपको यही डायरेक्शन में फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हुए। सो प्रॉब्लम नंबर 2 ये बेसिकली आपको है कि यदि किसी इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। सो यदि I का वैल्यू आपको दिया गया है t² e⁻⁻t और L का वैल्यू 2 मिली हेनरी दिया गया है, तो पूछ रहा है टाइम एट विच ईएमएफ बिकम्स 0। क्लियर है। सो आपको ईएमएफ का वैल्यू मॉड बोलते हैं, वो क्या होगा, L × di/dt। सो L × di/dt आपको 0 करना है, मीन्स कि di/dt को आपको 0 करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, t² e⁻t, बिकॉज आपको मालूम है कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है ex और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है -e⁻x। तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी आ जाएगा, प्लस e⁻t 2t। अब t e⁻t कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 - t = 0, डेट इज t = 2 सेकेंड। तो आंसर ए हो जाएगा।
सो आई थिंक आपको इस सब कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक देखो अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर में क्या होगा, ये बेसिकली मेरा कंसेप्ट नंबर 4 है और प्रॉब्लम नंबर 3 है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है कि आपको एक कैपेसिटर के क्रॉस, आइडियल कैपेसिटर के क्रॉस यदि वोल्टेज अप्लाई किए तो क्या होगा। सो पहले हम लोग इसका थ्योरी समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे। सो व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू एनी कैपेसिटिव सर्किट, यदि आपको इंडक्टर का नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर फिर से देखिए, तब आपको मजा आएगा। यहाँ पर कैपेसिटर में क्या होता है कि जैसे आप यदि अप्लाई किए, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किए, तो यहाँ पर जो करंट निकालने के लिए पहले तो आप जान जाओ कि सी कैपेसिटर है तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स सी, डेट इज 1/ω_c हो जाएगा। सो आप जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको एक्स सी से डिवाइड कर दोगे और जो फेज है ना उसमें प्लस π/2 कर दोगे। इंडक्टर में आपने क्या किया था, -π/2, कैपेसिटर में आपको प्लस π/2 करना होगा। मीन्स कि इस केस में करेंट आपको π/2 या टाइम डिफरेंस T/4 से लीड करेगा। ध्यान दीजिए क्या करेगा, इसमें लीड करेगा चूंकि प्लस साइन है। सो कुछ भी आपको वोल्टेज में दिया जाए, यदि वोल्टेज में ωt प्लस अल्फा दिया गया हो तो आप करोगे ωt प्लस अल्फा प्लस π/2 और वोल्टेज को आप XC से या 1/ω_c से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है। सो यदि कर्व को की बात करोगे तो कर्व अब बताओ किधर शिफ्ट करेगा, आगे या पीछे। लीड कर रहा है मीन्स कि कर्व पीछे शिफ्ट करेगा, कर्व बैकवर्ड्स डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्वार्टर सर्किल से या π/2 से। ठीक है, जो क्वार्टर होता है ना, ठीक है, 1/4 टाइम पीरियड से। सो ये देखो, आप यहाँ पर देख करके समझ गए होगे। देखो ये आपको पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है ना, ये यदि पार्ट में इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये बेसिकली वोल्टेज का है कर्व और ये आपको करंट का कर्व है। और ये देखो कि ये जो करंट है ना वो बेसिकली, देखो मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ये आपको करंट का फेजर में है, ये वोल्टेज के फेजर में है और इनके बीच का ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो करंट ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करोगे तो करंट आपको 90 डिग्री से वोल्टेज से आगे है। ये सब किस केस में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। ओके, अभी हम लोगों ने दो को मिक्स नहीं किया है, अब मिक्स करने का कंसेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। सो हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू V0 sin ωt इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। तो क्या होगा, करंट आपको क्या करेगा, लीड करता है आपको वोल्टेज से 90 डिग्री से। तो देखो ऑप्शन A B C में से कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैपेसिटर जो है ना वो एक पूरे फुल साइकिल में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। एक हाफ में जितना वो एनर्जी लेता है ना, दूसरे हाफ में उतना वो एनर्जी रिटर्न कर देता है। सो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जब हम लोग दो एक कॉम्बिनेशंस लेंगे तो क्या होगा। सो मेरा कंसेप्ट नंबर 5 है, प्रॉब्लम नंबर 4, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में बोलता है कि एक सीरीज आरसी सर्किट है और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से उसको कनेक्ट करते हैं और जब कैपेसिटर है यदि वो एयर फील्ड रहे या माइका फील्ड रहे तो फिर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है दोनों केस में क्या होगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसका जो बेसिक्स थ्योरी है उसको तो हम लोग समझ लें। सो रेसिस्टर एंड कैपेसिटर ओनली के केस में क्या होता है, ये पूरा फिगर यहाँ पर दिया गया, आपको मैं डिटेल में इसको अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज करो कि V इज इक्वल टू V0 sin ωt एक सर्किट पे लगाया गया जो RC सर्किट है। तो RC सर्किट में ये R हो गया जिसके क्रॉस जो रेसिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है उसको VR से दिखाया गया और जो कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसको VC से दिखाया गया। ठीक है, सो आपको VR का वैल्यू यदि मैं बोलूँ तो VR का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा यदि करंट I फ्लो हो रहा है, और VC का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू XC हो जाएगा, जहाँ XC का वैल्यू आपको मालूम है 1/ωc, एकदम याद कर लो ये चीज़। सो I इंटू 1/ωc हो गया, ये बात समझ गया। अब इसको ये जो सेकेंड फिगर है ये क्या है, जब आपको नेट जो वोल्टेज निकालना हो इन दोनों के अक्रॉस, ठीक है, तो कैसे निकालते हो, उसका मेथड क्या है।
ठीक है। सो मेथड निकालने का है कि आपको नेट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? नेट इम्पीडेंस। सो नेट इम्पीडेंस आपको मालूम है, यदि इसको पूरे को आप एक साथ जोड़ दो तो इम्पीडेंस यदि जेड बोलो तो जेड का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लो, तो वोल्टेज नेट कितना हो जाएगा? आई इंटू जेड हो जाएगा। सो यही चीज़ किया गया है। आप देखो कि जो रेसिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज होता है आई आर, वो करेंट के ही डायरेक्शन में होता है, जबकि कैपेसिटर के कारण जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री पीछे होता है। याद करो एकदम अच्छे से कि करंट जो है वो क्या करता है? लीड करता है वोल्टेज से इन केस ऑफ कैपेसिटर। ध्यान करो। सो वोल्टेज के कारण जो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आई इंटू एक्स सी। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c²। देखो ये तो आप आराम से बोल दोगे, ठीक है, कि ये दोनों हमेशा जो है ना मीन्स कि 90 डिग्री एंगल है, तो सीधे आप आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर कर दिया, इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये फिगर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ रहे हो। वोल्टेज के जो रेसिस्टेंस के कारण होगा वो अलोंग द करंट होगा, और जो वोल्टेज कैपेसिटर के कारण होगा उसे 90 डिग्री क्या होगा? लैग करेगा। सो ये आपको वी नेट होगा जो कि फाई एंगल बना रहा है। अब ये फाई का कहाँ से आएगा? सो फाई होगा, आप देखो tan फाई होगा दिस बटा दिस, मीन्स कि tan फाई आ गया आपको आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आई आर, ठीक है। और ये जो हो गया आपको tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर, जहाँ पर फाई क्या है? फेज एंगल। इतना ही फेज एंगल से वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस होगा। देखो ये आपको नेट वोल्टेज है जो कि इसके अलोंग है, कैपेसिटर के कारण वो 90 डिग्री से नीचे गया है, और रेसिस्टेंस के कारण वो करंट के लॉन्ग में है, लेकिन जो नेट है ना वो फाई एंगल से नीचे चला गया, और फाई का वैल्यू कितना है? फेज डिफरेंस, जो फेज एंगल tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर। चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, या इम्पीडेंस ट्रायंगल भी आपको जानना है, ठीक है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में दोनों इम्पीडेंस को ड्रॉ कर देते हैं। रेसिस्टेंस का इम्पीडेंस इस तरफ होगा, और जो कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1/ओमेगा c होगा वो इस तरफ होगा। एंगल फाई यही होगा, tan फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा c बाई आर या एक्स सी बाई आर, और नेट इम्पीडेंस का वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछिएगा। बहुत आराम से हम लोग समझ रहे हैं और एक एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। सो करंट कैसे लिखोगे? करंट लिखोगे मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। ध्यान दो, मैक्सिमम वोल्टेज बाय इम्पीडेंस साइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल, ठीक है। क्योंकि फेज एंगल आपने देखा था कि फाई एंगल से ये नीचे आया था, ठीक है। यहाँ पर फाई एंगल से ये नीचे आया है। सो जहाँ फाई का वैल्यू आपने निकाल दिया tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। सो ये पावर फैक्टर जो होता है, जिसका हम लोग पावर कैलकुलेशन में बहुत रोल होगा, वो पावर फैक्टर हो गया आपको होता है cos फाई। याद कर लो, यदि फाई फेज एंगल है तो पावर फैक्टर होगा cos फाई, और आपने निकाल लिया कि tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर। सो यहाँ से जो cos फाई कैसे निकालोगे? sin फाई बाई cos फाई, और यहाँ से cos फाई हो जाएगा r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलना। इसमें लीडिंग क्वांटिटी क्या आया था? करंट आया। हम लोग देखा करंट इस तरफ है और वोल्टेज फाई एंगल बना करके नीचे में है, ठीक है। सो अब बताओ किसका कर्व आपको, यदि वोल्टेज का कर्व दिया रहे तो करंट का कर्व आगे रहेगा या पीछे जाएगा? तो करंट के कर्व को आपको पीछे की तरफ शिफ्ट करना होगा, तभी वो लीडिंग कर्व बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है, लेकिन इससे पहले जो प्रॉब्लम था उसको तो हम लोग देख लें, वो मिस हो गया। सो प्रॉब्लम है ये आपको नीट 2015 से लिया गया है। ए सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो पहले मैं आर बना देता हूँ, फिर मैं सी बना देता हूँ। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, और बोल रहा है कि दो केसेस को आपको देखना है। तो पहले करंट कैसे निकलेगा? सो जेड नेट क्या हो जाएगा? नेट इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? करंट का वैल्यू हो जाएगा कितना? V0 बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब ये देखो कि अब जेड पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो
दोनों केस में देख लेते हैं। सो जेड आपको ए और बी के टर्म में बोल रहा है। सो ए ये है और बी ये है, और जेड का वैल्यू है आप 1/z है। सो 1/z, चाहे ऐसे लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। सी क्या है? कैपेसिटर है। सी है कैपेसिटर। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानते हैं तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जब बीच में जो उसका दोनों प्लेट के बीच में कोई मटेरियल डालते हैं तो उसका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स कि ये वाला वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स 1/ओमेगा c का वैल्यू घट रहा है, मीन्स कि ये जो नेट है वो घट रहा है। सो जेड ए आपको क्या है? जेड बी से बड़ा होगा। उस हिसाब से आई ए आई बी से छोटा होगा, बिकॉज आई में जेड, जो जेड है वो नीचे की तरफ आया है। अब वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। सो जो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? आई इंटू क्या होगा? आई इंटू एक्स सी होगा। सो आई का वैल्यू हो गया V0/Z साइन ओमेगा टी प्लस 5, और एक्स सी का वैल्यू कितना होगा? 1/ओमेगा c। साइन ओमेगा टी प्लस 5 के टर्म को छोड़ दो, बाकी को हम लोग देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपको V0/√R²/1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इंटू 1/ओमेगा c। ओमेगा c को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा V²/√R²ओमेगा² प्लस 1। अब इसमें देखो, इसमें c बढ़ रहा है, ठीक है? c क्या हो रहा है? c इसमें बढ़ रहा है। सो बोलोगे सी बी इज ग्रेटर देन सी ए है, तो ये नीचे वाला टर्म बढ़ गया, इसका मतलब वी ए इज वी बी। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी आपको करेक्ट है। आपको ऐसे ही टेबल बनाकर स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ज़्यादा हरा के करोगे तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम या कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू रेसिस्टर एंड इंडक्टर ओनली। सो अब देखो यहाँ पर थ्योरी पूरा दिया गया है, इसका बहुत ही आसान है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी अप्लाई किया गया और एक L है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL होगा, जहाँ VL का वैल्यू क्या होगा? I इंटू XL, जहाँ XL का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा L, और जो रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा वो क्या होगा? VR वोल्टेज ड्रॉप। सो क्लियरली ये ऐसा होगा, जो VR होगा अलोंग I, VL इसके परपेंडिकुलर होगा। आपको मालूम है कि इंडक्टर में हमेशा जो करंट होता है 90 डिग्री से लैग करता है, मतलब कि 90 डिग्री से पीछे होता है। सो क्लियरली ऐसे होगा, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री से तब ज़्यादा होगा। अब ये नेट वोल्टेज निकालोगे वो क्या होगा? I इंटू जेड। जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? R² प्लस ओमेगा L²। और इम्पीडेंस ट्राइंगल ये दिया गया है, R हो गया आपको अलोंग करेंट, और जो ओमेगा एल क्या हो जाएगा? इससे आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है? मैं इसकी लीड करते हुए। क्लियर है क्यों लीड कर रहा है? आप समझ गए, बिकॉज करंट जो है ना इसमें लैग करता है 90 डिग्री से। tan phi हो जाएगा ओमेगा L/R। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप देखो करंट क्या होता है? लैग कर रहा है इसमें फाई एंगल से, सो माइनस फाई यहाँ पर रहेगा, ये ध्यान देना। आपको RC सर्किट में ये प्लस फाई होता है, यहाँ पर ये माइनस फाई हो जाएगा। और ये जो फेज डिफरेंस है वो होगा tan इनवर्स ओमेगा L/R, और पावर फैक्टर हो जाएगा R/R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और लीडिंग क्वांटिटी इसमें क्या है? वोल्टेज है। या बोल सकते हो ऐसे कि चूंकि RL सर्किट है तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा, ठीक है? सो हमेशा ध्यान देना कि जब भी RC रहता है तो करंट आपको क्या करता है? लीड करता है। यदि करंट की बात करोगे तो करंट लीड करता है, और RL रहेगा तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा, ठीक है? सो आई थिंक ये समझ गए होगा। अब हम लोग RLC सर्किट देखते हैं। उससे पहले ये वाला प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें बोल रहा है एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है। तो R का वैल्यू 30 ओम दिया गया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो XL है इसका वैल्यू 20 ओम दिया गया है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। और अब क्या है कि 200 वोल्ट का कोई एक दिया गया AC जिसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो आप जानते हो कि XL होता है ओमेगा L के इक्वल। तो 50 हर्ट्ज पे 220 ओम, तो 100 हर्ट्ज पे कितना हो जाएगा? 40 ओम। क्लियर, दुगना हो जाएगा। तो आपको करंट इन कॉइल निकालना है, तो करंट इन कॉइल कितना हो जाएगा? आप देखो, जेड निकाल दो, इम्पीडेंस निकाल दो, R² प्लस ओमेगा² L², डेट इज 30² प्लस 40 का होल स्क्वायर
दैट इज़ 50 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये क्या है, आपको आरएमएस वोल्टेज दिया गया, देखो यही मैं बताना चाह रहा था, स्टार्टिंग बोला था, ये जो वोल्टेज है ना, ये आरएमएस वोल्ट आपको दिया गया है 200 वोल्ट। सो 200 वोल्ट बाई क्या हो जाएगा 50, ये आपको हो जाएगा करंट। तो करंट कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। देखो आपको समझाने में इतना टाइम लगा नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 7, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू आरएलसी सर्किट एंड रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। सो ये देखो ये बहुत ही आसान है, आप अब तक जितना कंसेप्ट सीखे हो उसको अप्लाई करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। इस फिगर में दिया गया है कि 2 वोल्ट मीटर है V1 और V2, जिसका रीडिंग है आपको 300 वोल्ट ईच, मीन्स कि ये भी 300 वोल्ट है, ये भी 300 वोल्ट है। और बोल रहा है कि V3 का आपको निकालना है रीडिंग, और आमीटर का निकालना है यदि 220 वोल्ट AC विथ 50 हर्ट्ज यदि सप्लाई किया जा रहा हो तो क्या होगा। सो पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं, और आई थिंक ये थ्योरी आपको बिल्कुल बच्चा की तरह लगेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी समझ चुके हो। R है, L है, C है, इसके अक्रॉस VL आपको मालूम है क्या होता है, IXL, IXC और IR, ठीक है। यहाँ पर बनाया गया है फेजर डायग्राम में, देखो I जो होगा रेजिस्टेंस के कारण आपको I के लॉन्ग होगा, VC जो होगा वो आप इससे 90 डिग्री क्या होगा नीचे होगा, लैग करेगा, बिकॉज जो कैपेसिटर के केस में करंट क्या होता है लीड करता है, और इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है। सो VL ऊपर, तो यदि आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा मानोगे तो आपको जो नेट होगा VL माइनस VC वो क्या करेगा, लीड करेगा। सो आपको यदि नेट जो वोल्टेज निकालना हो V, तो क्या होगा I इंटू जेड, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड नेट का वैल्यू हो जाएगा R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। आप देखो कि ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ओमेगा L, और इस डायरेक्शन में है ओमेगा C। तो नेट आपको क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ओमेगा C ज़्यादा होगा तब भी नेट आपको इसी डायरेक्शन में होगा, और यदि ओमेगा L ज़्यादा होगा तब नेट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन दोनों केस में ये रेसिस्टेंस से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो क्या हो जाएगा, नेट के लिए क्या करोगे, नेट इम्पीडेंस के लिए R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc कर दोगे, मीन्स कि आप R के परपेंडिकुलर में नेट कंपोनेंट क्या है और उसको स्क्वायर कर दिए। ये आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ठीक है। सो tan phi आ जाएगा XL माइनस XC/R। इसमें मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा हम लोग पहले किए हैं वैसे ही कर रहे हैं। और tan phi हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ωc। तो आपने लिया फाई का वैल्यू, आपने इस हिसाब से लिया कि करंट क्या है, लैगिंग में रखा, अपने करंट को लैगिंग में रखा। सो I का वैल्यू हो जाएगा V0/R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस फाई। ध्यान दो, यदि आप ऐसे लिखते, सपोज करो कि आप लिखोगे tan phi इज इक्वल टू 1/ωc माइनस ओमेगा L/R, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा t प्लस फाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सो क्लियरली आपको इस केस में ये लीड करेगा या लैग करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फाई का वैल्यू क्या आ रहा है। यदि आपको 1/ωc ओमेगा L से बड़ा हो गया, यदि 1/ωc ओमेगा L से बड़ा हो गया तो क्या हो गया, नेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स कि वोल्टेज वाला जो ये कंपोनेंट था वो नीचे में ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स कि करंट जो है ना इस केस में क्या करेगा, आपको लीड करेगा। नेट जो है ना, नेट आपको क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, बिकॉज जो कैपेसिटर का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया तो नेट कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। और यदि आपको मान लेते कि ऐसा हुआ कि ओमेगा L ज़्यादा हो गया तो नेट इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा और करंट लैग करेगा। सो देखो यही सब चीज़ें यहाँ लिखी गई होगी। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट आपको क्लियर है, नेट रिएक्टेंस इज इंडक्टिव, ठीक है, मीन्स कि ये हो इंडक्टेंस, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो तो सर्किट बिहेव्स एज LR सर्किट एंड करेंट लैग्स द वोल्टेज। और यदि अपोजिट कंडीशन हो
तो सर्किट CR की तरह बिहेव करेगा, करंट लीड्स द वोल्टेज। यदि नेट रिएक्टेंस का वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, तो आपको, या आप ऐसे ही बोल सकते हो VL इज इक्वल टू VC, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको रेजोनेंस का कंडीशन होगा और ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा और बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ठीक है, हम लोग जो रेजोनेंस का कंडीशन होता है उसको अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। आप इस प्रॉब्लम को देखकर समझ गए होंगे, वोल्टेज अक्रॉस VL है VC के इक्वल, मीन्स कि ये रेजोनेंस कंडीशन होगा और इसका मतलब हो गया कि सारा वोल्टेज ड्रॉप इससे रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही हो जाएगा, तो 220 वोल्ट जो ड्रॉप होगा इसी V3 पे आ जाएगा। सो V3 के क्रॉस ड्रॉप क्या हो गया, 220 वोल्ट। और यदि करंट की बात करेंगे, इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2.2 एम्प्स। तो आंसर हो जाएगा आपको 220 वोल्ट 2.2 एम्प्स। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आई थिंक अब हम लोग सारे चीज़ को कर लिए। एक लास्ट प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं। ये जो सर्किट है LCR सर्किट जो सीरीज में कनेक्टेड है और अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F दिया गया, करंट लीड्स द वोल्टेज। देखो मैं जान के प्रॉब्लम पिक किया हूँ ताकि थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। सो tan phi कितना हो जाएगा, 1/ωc माइनस ωL/R बोल दिया। ठीक है, आप बोल रहा है कि ये LCR सर्किट है तो ये ऊपर में लीड कर रहा है, तो मैं जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को पहले ले लिया। सो ये 1 के इक्वल हो गया, tan 45 डिग्री 1 के इक्वल है और 1/2 पाई FC माइनस 2 पाई FL हो गया यहाँ से। और आपको C का वैल्यू निकालना है, सो इज इक्वल टू R। सो R प्लस 2 पाई FL इज इक्वल टू 1/2 पाई FC और C का वैल्यू हो गया 1/2 पाई F R प्लस 2 पाई FL। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आंसर डी होगा। सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले वीडियो पार्ट 2 में बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यदि आप चाह रहे हैं कि इस वीडियो में केवल मैं थ्योरी बताऊं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। कैसा आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताएंगे तो मैं वैसा ही वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक